ओके, नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टीरियल एंड द वीनस पल्सेशंस इन द नेक। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अब आपकी नेक के अंदर एक कैरोटिड आर्टरी भी है और एक जो है ना वेन भी है। अब आपको कैसे पता चला कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये जो है ना वेन है या आर्टरी है? पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि नॉर्मली जो हमारी आर्टरी होती है वो आपको फील होती है, पैल्पेट होती है, लेकिन नॉर्मली जो हमारी वेन होती है वो आपको पैल्पेट नहीं होती। कोई पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो पैल्पेट होगी। ठीक है, पहली बात आ गई। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि हमने क्या करना होता है कि हमने ना यहाँ पे बेस ऑफ नेक पे ना प्रेशर, उंगली के साथ प्रेशर रख डालना डालना होता है। ठीक है, उंगली के साथ हमने फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फिंगर, तो ये हमने फिंगर इसके ऊपर रखी, प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, अगर तो हमारी प्रेशर अप्लाई करने से वो जो ऊपर पल्सेशंस आ रही थी वो रुक गई हैं, स्टॉप हो गई हैं, इट मीन्स कि वो आपकी वेन थी। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन थी। लेकिन अगर वो फिंगर रखने से आपकी वो पल्सेशंस आपको स्टिल आपको जो है ना सुनाई कह रही हूँ, आपको दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स कि वो क्या है, वो कैरोटिड पल्स है। ठीक है, तो अगर तो वो गायब हो गई है नीचे बेस फिंगर रखने से, तो दैट इज़ द वेन। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं पोस्चर की। ठीक है, चेंज इन पोस्चर, अगर हम पेशेंट को जो है ना क्या करवाएं, सीधा लिटा देना। ठीक है, तो वीनस पल्सेशंस क्या होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जब हम उसको सीधा लिटाएंगे तो उसकी वीनस पल्सेशन ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको सीधा बिठा देंगे, उठा के बिठाएंगे, तो उसकी वीनस पल्सेशंस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक होता है वेन का। फिर इसके अलावा जो इंस्पायरेशन होती है, अगर हम इंस्पायर करवाते हैं पेशेंट को कि आप इंस्पायर करें, सांस अंदर लें, अगर सांस अंदर लेने से उसकी जो वेनस वो जो पल्सेशंस आ रही थी वो कम हो गई हैं, सो दैट इज़ द वीनस पल्सेशन। ठीक है, मतलब ये पोस्चर और रेस्पिरेशन से वीनस पल्सेशंस चेंज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एब्डोमिनो जूगुलर रिफ्लेक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के पेट का जो वो लिवर वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे लिवर होता है रिब्स के बिल्कुल नीचे, वहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं अंदर की तरफ। तो अगर प्रेशर अप्लाई करने से वो पल्सेशन ज़्यादा हो गई हैं, सो दैट इज़ द जूगुलर वेन। ठीक है, वो प्रेशर वो पल्सेशंस किसकी थी, जूगुलर वेन्स की थी। ठीक है, तो आपने पोस्चर चेंज करके देख लिया, उसकी रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल जूगुलर रिफ्लेक्स अप्लाई करके देखा, और देखा कि वो जो वीनस पल्सेशंस है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो ये आपको बता देंगी कि वो वेनस पल्सेशंस हैं या आर्टरीज हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो होता है वीनस पल्सेशंस में इनवर्ड मूवमेंट होती है, और आर्टीरियल पल्सेशंस में जो है ना आउटवर्ड मूवमेंट होती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पोस्चर, वो रेस्पिरेशन के साथ चेंजेस, एब्डोमिनल जूगुलर रिफ्लेक्स। ठीक है, वो जो बेस ऑफ नेक पे आपने हाथ रखना था, ठीक है, वो था। ठीक है, ये लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट के जेंटल प्रेशर इज अप्लाइड द बेस ऑफ नेक और वीनस पल्सेशंस डिसअपीयर, और ये पैल्पेबल, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके डिफरेंसेस थे, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये देखें इन्होंने आपने वाइल स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, और उसकी लेफ्ट कैरोटिड आप पैल्पेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम दरअसल कर के रहे हैं कि कैरोटिड को हम जो है ना पैल्पेट करके, और दूसरी साइड पे हम जो है ना वीनस पल्सेशन देख रहे हैं कि उसके साथ क्या चेंजेस आ रही हैं। ये दरअसल वो दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, मेजरमेंट आती है इसकी। ये मेजरमेंट जो है ना हमारे लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ना कि वो 45 डिग्रीज़ का एंगल होना चाहिए। मोनियम स्टैंडर्ड के ऊपर ना हम 2 स्केल्स रख के उसको देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपके कॉजेज़ जो है ना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ रेज जीवीपी। ठीक है, खुद सोचने वाली बात है कि रेज जीवीपी कब होगी। ठीक है, ये राइट हार्ट था, ठीक है, राइट एट्रियम था, ठीक है, और ये ऊपर जो है ना हमारी वेन थी, सीधी थी वैसे। ठीक है, सीधी होती है ना। अब हमने ये देखना है कि जो है ना जब भी हमारे ब्लड पीछे की तरफ आएगा ना, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में पीछे की तरफ वापस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि उसकी वजह से ही हमारा जेवीबी राइज करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक हमारा राइट हार्ट फेल है। ठीक है, मतलब कि वो आगे पंप करने की बजाय वो आगे पंप नहीं कर पा रहा, वो फेल हुआ है, तो वो पीछे की तरफ ही पंप करेगा ना। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के पेरिकार्डियल इफ्यूजन फॉर एग्जांपल होगी हुई है, जिसकी वजह से पूरा हार्ट जो है वो
वो कंस्ट्रक्ट हो गया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो फॉरवर्ड फ्लो की वजह बगैर फॉरवर्ड फ्लो होने की बजाय क्या होगा, बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ये उसी के टाइप में आ जाता है। ठीक है, जो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर कंप्रेशन फोर्स पड़ेगी तो ऑब्वियसली ब्लड पीछे की तरफ जेवीपी राइज करेगा। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व डिजीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल ट्राइकस्पिड वॉल्व स्टीनोज्ड हुआ है। ठीक है, वो ब्लड को आगे नहीं जाने दे रहा, जिसकी वजह से ब्लड पीछे की तरफ आ रहा है। तो ऐसी सारी कंडीशंस जिसमें हमारा जो हार्ट है वो आगे फॉरवर्ड फ्लो करने की बजाय बैकवर्ड फ्लो करेगा, उसकी वजह से जेवीपी राइज होगी। तो आपने ये कॉजेज़ जो है ना देख लेने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेक वेन्स डिस्टेंडेड हो रही हैं। ठीक है, नेक वेन्स आपको डिस्टेंडेड नज़र आ रही हैं लेकिन वो पैल्पेट नहीं हो रही। आप हाथ लगा रहे हो, कोई पैल्पेशंस नहीं आ रही, लेकिन डिस्टेंडेड है। इट मीन्स कि वो सुपीरियर वेना कैवा के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होती है तो आपको पता है कि वो पीछे ब्लड जो है वो जमा होना शुरू हो जाए, वो हार्ट की तरफ आ ही नहीं रहा। ठीक है, वो पीछे ही जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वेन्स डिस्टेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर है, ठीक है, जिसने कंप्रेस कर दिया है और पीछे सारा ब्लड रुक गया हुआ है। ठीक है, फिर एबनॉर्मल वेव फॉर्म्स हैं, ये ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको हम जो है वो अभी छोड़ते हैं। कॉस्मॉल साइन जो है ना, ये हम कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के साथ ही करेंगे। अभी फ़िलहाल बेड साइड में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रीकॉर्डियम। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ चेस्ट वॉल विच ओवरलाइज द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर वो चेस्ट वॉल का सारा पार्ट जो है वो जो हार्ट को ओवरलाई कर रहा है, दैट इज़ प्रीकॉर्डियम। प्री मीन्स ऊपर, मतलब पहले, कॉर्डियम मीन्स हार्ट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। परकशन इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो हार्ट के लेवल पे सीवीएस एग्जामिनेशन में नहीं है। जो हमने 3 चीज़ें करनी है, दैट इज़ इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन हमने जब भी हमने चेस्ट को देखना है कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल बैरल चेस्ट तो नहीं है पेशेंट की, पिजन डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ठीक है, जो एम्फेसेमा में हो जाता है, बैरल चेस्टेड वगैरह। और बल्जिंग ऑफ प्रीकॉर्डियम, कोई बल्ज तो नहीं आया हुआ, कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है, प्रीवियस सर्जरी हुई हो उसकी वजह से कोई। ठीक है, या कोई ट्रॉमा वगैरह का। अच्छा, उसके अलावा पल्सेशंस आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले ना एक पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, ऑस्कल्टेटरी एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बने हुए हैं, ये वाले हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑस्कल्टेटरी एरियाज़ कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें ऑस्कल्टेटरी एरियाज़ के, तो सबसे पहले तो आपने फील करना होता है कि वेयर इज़ योर मेन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, एंगल ऑफ लुई आपका कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपने जो है ना स्टर्नल नॉच को फील किया। ठीक है, उसके बाद आप आ गए एंगल ऑफ लुई पे। एंगल ऑफ लुई जो होती है ना, उसके बिल्कुल लेवल पे जो है ना हमारी सेकंड रिब होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फर्स्ट रिब, जो कि आपको नॉर्मली पैल्पेट नहीं होगी। आप मेनोब्रियम स्टर्नाई के लेवल पे आए और आपने जो है वो सेकंड रिब को पैल्पेट कर लिया। उसके नीचे आपकी थर्ड रिब होगी, फोर्थ रिब होगी, फिफ्थ रिब होगी। ठीक है, और ये थोड़ी सी ना डायग्राम हटी हुई है, इसके थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है डायग्राम। ठीक है, ये फिफ्थ रिब होगी। ठीक है, ये सिक्स्थ रिब होगी। ठीक हो गया, तो इसके एग्जैक्ट पॉइंट्स मैं इसके ऊपर ही आपको बता देती हूँ। और ये जो 2 के बाद होगी, दिस इज़ अ सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, और फिर थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस है, फिर फोर्थ के नीचे जो है फोर्थ इंटरकॉस्टल है, और फिफ्थ के नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया। उसके बाद जो है ना आते हैं हम किसकी तरफ, अपने ऑस्कल्टेटरी एरियाज़ की तरफ। जब आपने मेनूब्रियम स्टर्नाई को फील किया, ठीक है, उसके बाद आपने जो है सेकेंड रिब को पैल्पेट किया और फिर आपने करते गए। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड इंटरकॉस्टल राइट, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। राइट साइड की जो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, वहाँ पे हमारे एओर्टिक एरिया होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड की जो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, वहाँ पे हमारा पल्मनरी एरिया होता है। ठीक है, जो हमारी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, उसका जो बिल्कुल स्टर्नल बॉर्डर होता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ये है, वहाँ पे करके हमारा जो है वो ट्राइकस्पिड एरिया होता है। ठीक है, ठीक हो गया, ट्राइकस्पिड एरिया ये वाला फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। और जो हमारी होती है माइट्रल एरिया, ठीक है, वो होता है हमारे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में दिस इज़ द क्लेविकुलर लाइन
ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन, ये क्लेविकल है, इसके हमने मिड पार्ट करना है और उसके बिल्कुल मीडियली हमारा जो है वो होगा कौन सा एरिया, एओर्टिक एरिया, सॉरी माइट्रल एरिया। ठीक है। देखिए इसको समझने का बेस्ट वे ये होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल ये हार्ट है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे करके फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये जो हमारा एओर्टा होता है वो इस तरह जा रहा होता है ना, और एओर्टा इस तरह जा रहा होता है, और जो हमारी पल्मनरी वेन होती है, पल्मनरी आर्टरी होती है, वो इस तरह जा रही होती है इस तरफ को। ठीक है। एओर्टा हमारा इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, और पल्मनरी आर्टरी हमारी इस तरफ को जा रही है, ऐसे ही होता है ना। और ट्राइकस्पिड हमारा जो है राइट साइड पे होता है, ट्राइकस्पिड हमारा राइट साइड पे होता है, और जो माइट्रल होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है। तो ये समझ लें कि राइट हार्ट जो है ना हमारा इधर पड़ा हुआ है इस तरफ करके, जो स्टर्नल बॉर्डर है ना यहाँ पे हमारा राइट साइड पड़ा हुआ है हार्ट का, और ये हमारे लेफ़्ट साइड पड़ा हुआ है, ये समझ लिया। फिर उसी से हमारी जो वाइब्रेशंस, ये नहीं है कि ट्राइकस्पिड एरिया के बिल्कुल नीचे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ऐसी बात नहीं है। वो वाइब्रेशंस होती हैं जो मैक्सिमम हमें इस एरिया में फ़ील होती हैं उस वॉल्व के क्लोयर की वजह से। ठीक है। या वहाँ पे कोई भी मसला होगा, उसकी जो भी आवाज़ होगी वो हमें उधर सुनाई देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड एरिया में हमें ट्राइकस्पिड फील होता है, ट्राइकस्पिड की जो वॉल्व की प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी भी जो आवाज़ें होती हैं वो हमें आती हैं। माइट्रल एरिया में आपको बता दिया कि मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन आपको फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो है राइट लेफ़्ट साइड की वहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है। जो माइट्रल की होगी, एओर्टा क्योंकि इस तरफ को जा रहा था तो उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी जो भी क्लोयर की वॉल्व की, ठीक है, वो हमें यहाँ पे सुनाई देंगी राइट साइड पे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, और जो है ना पल्मनरी एरिया की यहाँ पे सुनाई देंगी। तो ये एक किस्म का ना जी बन जाता है। ठीक है। जी बन जाता है एक। ठीक है। तो आपने जी जो है ना ऊपर की तरफ जाना होता है, नीचे से माइट्रल एरिया को फील किया, फिर ट्राइकस्पिड को, फिर पल्मनरी को, फिर एओर्टे को। ठीक हो गया। इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है आपको कि किस तरह से जो है वो एओर्टिक एरिया, पल्मनरी एरिया और ट्राइकस्पिड और माइट्रल एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको देखा। अच्छा, अब ये होता है कि हमने जब इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो कुछ पल्सेशंस होती हैं जो आपको इंस्पेक्शन में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। एक होता है ना आप पैल्पेट करते हो, एक होता है पल्सेशंस आपको ना ऐसे देखने पे जो है वो चेस्ट में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। सो ये जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है ना, दिस वन जो माइट्रल एरिया था एम, ठीक है, दिस इज़ द टी, दिस इज़ द पी, दिस इज़ द ए। ठीक है। तो आपको जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो पल्सेशंस नज़र आ रही होंगी ना, वो किस वजह से हो सकती हैं, कोई भी आपकी जो है ना, इसको एपेक्स बीट कहते हैं, ये जो यहाँ पे एपेक्स बीट होती है, यहाँ पे बिल्कुल देखिए हार्ट का एपेक्स से नीचे हार्ट भी नज़र आ रहा है ना, तो इसकी बिल्कुल एपेक्स है, तो इस वजह से। ठीक है। उसके बाद जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि पल्सेशंस आपको सुनाई दे रही हैं, पल्सेशंस आपको नज़र आ रही हैं लेफ़्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है। सो दिस इज़ अ लेफ्ट पल्मनरी एरिया पे आपको सुनाई दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ डायलेटेशन ऑफ पल्मनरी आर्टरी। ठीक है। पल्मनरी आर्टरी की अगर डायलेशन होगी तो आपको पल्मनरी एरिया में पल्सेशंस जो है वो दिखाई देंगी। ठीक है। इंस्पेक्शन पे। और अगर मैं कहती हूँ कि एनोरिज्म ऑफ एओर्टा हुआ है, तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगी पल्सेशंस, राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल एरिया, मतलब ये जो एओर्टिक एरिया है यहाँ पर। ठीक है। और अगर हम बात करें सुप्रास्टर्नल नॉच में, अगर आपको कोई पल्सेशंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, सो दिस इज़ द एओर्टिक रीगर्गिटेशन की पल्सेशंस हैं। ठीक है। इस तरह पल्सेशंस इन एपिगार्ड, इनको जस्ट देखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना कि पल्सेशंस मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्शन पे, तो यहाँ पे अगर पल्सेशंस दिखाई दे रही हैं तो ये किस चीज़ की हो सकती हैं। ठीक है। अब एपिगैस्ट्रिया में जो होती है ये मोस्टली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से होती है। ठीक है। तो ये एक दफ़ा देख लें कि देखें एओर्टा आपका यहाँ पर है। ठीक है। ये सेकेंड इंटरकॉस्टल एओर्टा आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको इसकी सुनाई दे रही है। ठीक है। सुनाई देगी। ठीक है। एओर्टिक एरिया में, और पल्मनरी की यहाँ पे, फिर माइट्रल की, जो माइट्रल यहाँ पर था उसकी यहाँ पे वाइब्रेशन जाती हैं। ठीक है। सॉरी ट्राइकस्पिड। ठीक है। और माइट्रल यहाँ पे था, उसकी पल्सेशंस यहाँ पे एपेक्स तक जाती हैं। ठीक है। सारी आवाज़ें, तो सबसे ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो हमारी होती है किसकी, माइट्रल की। ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड में माइट्रल की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, और सेकेंड हार्ट साउंड में एओर्टिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो इंस्पेक्शन आपने कर लिया, उसके बाद आपने करना होता है पैल्पेशन। ठीक है। तो पैल्पेशन आपने कैसे करनी है कि आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है,
ठीक है। इस तरह से आप राइट साइड पे पेशेंट के खड़े हो, ठीक है, राइट साइड पे आप यहाँ पे खड़े हो और आपने यहाँ पे हाथ रखा लेफ़्ट साइड पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एपेक्स बीट के ऊपर ऐसे हाथ रखा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे आपने इस तरह हाथ रखा, फिर आपने लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर पे यहाँ पे सीधा हाथ रखा ऐसे, ठीक है। सेकंड पे ये कर लिया और थर्ड पे आपने क्या किया कि आपने जो है वो इस तरह हाथ रखा, ठीक है, राइट साइड पे ऐसे करके। तो ये आपका एक किस्म का ना वो उस तरह सारे एरियाज़ जो है ना एक ऐसे ऐसे पैल्पेट हो जाते हैं, ठीक है, और जी उसी तरह जी बन जाता है, ठीक है, जी बन जाता है। तो लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट किया और आपने फिर लेफ़्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पे ठीक है पैल्पेट किया और फिर राइट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे पैल्पेट किया, ठीक हो गया। और आपने क्या क्या नोट करना होता है, एपेक्स बीट। एपेक्स बीट मैंने आपको बताया कि क्या होती है, अभी हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं। लेफ़्ट पैरास्टर्नल हीव, ठीक है, हीव क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। हीव थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, बल्कि उसके साथ ही पैल्पेबल हार्ड साउंड्स, एक हार्ड साउंड्स होते हैं जो आप स्टेथोस्कोप के अंदर सुनते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको हाथ लगाने से पैल्पेट होना शुरू हो जाएँ तो दैट इज़ पैल्पेबल हार्ड साउंड्स, ठीक है। आपको स्टेथ जो है ना वो उसके अंदर तो हो लेकिन पैल्पेबल भी होना शुरू हो जाए। एक होती है थ्रिल होती है, ठीक है, एक होता है पैल्पेबल हार्ड साउंड्स। हार्ड साउंड्स आर नॉर्मल, S1 S2 आर नॉर्मल, ठीक है, वो आपको पैल्पेट हो सकते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं, ये देखिए इन्होंने हाथ लगा के बताया भी हुआ है कि एपेक्स पे हम ऐसे रख रहे हैं हाथ राइट साइड से सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, लेफ़्ट पैरास्टर्नल लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में। उसमें वो दरअसल लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में हम ऐसे करते हैं कि उसको पेशेंट को ना लेफ़्ट साइड पे मतलब कर देते हैं, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे डाल के ना फिर एपेक्स बीट को फील करते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी जो है वो फील होती है फिर, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया हुआ दरअसल, ये मैं आपको बता रही थी कि हमने क्या क्या नोट करना होता है। इसमें एपेक्स बीट देखनी होती है, लेफ़्ट पैरास्टर्नल हीव देखनी होती है, पैल्पेबल हार्ड साउंड्स देखने होते हैं, थ्रिल देखना होता है। पैल्पेबल हार्ड साउंड्स जो हैं वो S1 S2 अगर आपको पैल्पेट हो रही है। दूसरा होता है मर्मर, मर्मर जो है वो एबनॉर्मल होता है। डायस्टलिक मर्मर्स आर ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ठीक है। सिस्टलिक मर्मर्स भी होते हैं जो सिस्टली में आ रहे होते हैं, डायस्टली भी होते हैं, लेकिन डायस्टली जो होते हैं ना वो हमेशा आपके जो मर्मर्स होते हैं ना वो पैथोलॉजिकल ही होते हैं, ठीक है। और पैल्पेबल पेरिकार्डियल और पैल्पे अगर मर्मर आपको पैल्पेट होना शुरू हो जाए स्टेथ के बगैर ही आपको हाथ लगाने से जो है वो पैल्पेट होना शुरू हो जाए दैट इज़ थ्रिल, ठीक है। फिर पैल्पेबल पेरिकार्डियल रब हो सकता है। तो ये सब कुछ पैल्पेट करने से आपको पता चल जाता है। एपेक्स बीट क्या होती है, इट इज़ अ लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रीकॉर्डियम। ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये पूछते हैं, ठीक है, वाइवा में। आउटर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट सबसे नीचे वाला सबसे बाहर वाला पार्ट जो है प्रीकॉर्डियम का। प्रीकॉर्डियम मैंने आपको बता दी क्या होती है, जहाँ पे डेफिनेट कार्डियक इम्पल्स आपको फील होती है, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, एपेक्स बीट लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से होती है। जो माइट्रल एरिया मैंने आपको बताया था ना, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मीडियल टू मिड क्लैविकुलर लाइन, दैट इज़ एक्चुअली एपेक्स बीट, ठीक है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है ना एपेक्स पे जो मैंने आपको बताया था हार्ट की एपेक्स आ रही होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्डियक इम्पल्स फील होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो उसके पास होता है, ठीक है। तो पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन लिटाना है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने उसको जो है ना मतलब वहाँ पे इसी तरह मैंने आपको जैसे बताया हाथ रखना है, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। हाथ रखने के बाद आपने जो है उसको अगर आपको इस तरह से फील नहीं हो रही फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो आपने उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लिटा के ना इस तरह से फिर पैल्पेट करने की कोशिश करनी है। जब आपको वो लोकलाइज हो जाती है, ठीक है, लोकलाइज कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एंगल ऑफ लुई को जो है वो देख रहे हैं कहाँ पर है, फिर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में जाना है सेकंड रिब से, ठीक है। फिर सारी इंटरकॉस्टल स्पेसेस को देखते हुए फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आके आपने एपेक्स बीट को लोकलाइज करना है, ठीक है। लोकलाइज करने के बाद आपने वहाँ पे फिंगर रख लेनी है, जहाँ पे आपको लोकलाइज हुआ है ना वहाँ पे आपने फिंगर रख लेनी है। अब आप जो है वो आ गया, ये देखें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट, ठीक है। नॉर्मली आपकी एपेक्स बीट जो है वो यहाँ पर थी अगर, ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुकी है, मतलब वो यहाँ की बजाय कहीं और हो गई है। तो वो किस वजह से हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल अगर हम देखें तो ये हो सकता है ना कि हमारा जो है ना वो हार्ट जो है वो डायलेटेड हो गया किसी तरह, मतलब उसकी जो है ना कार्डियोमायोपैथी हुई हुई है, वो डायलेट हो गया। अगर वो डायलेट होगा तो ऑब्वियसली एपेक्स उसकी दूर चली जाएगी, ठीक है, तो आपको एपेक्स जो है वहाँ से कहीं और फील होगी। इसी तरह अगर आपका होता है कोई भी रीगर्गिटेशन होती है, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल माइट्रल पेशेंट को जो है माइट्रल रीगर्गिटेशन हो रही है, माइट्रल वॉल्व से जो ब्लड है वो आगे जाने की बजाय
पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है ना अगली दफ़ा वो ज़्यादा पंप करेगा, ठीक है, अगली दफ़ा जब वो ज़्यादा पंप करेगा तो उसकी वजह से माइट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से शिफ्ट हो सकती है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन की वजह से सारा ब्लड जो है वो पीछे की तरफ आएगा तो हार्ट में ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट इनलार्ज करेगा, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से उसी तरह हार्ट के अंदर ब्लड पीछे की तरफ आएगा तो हार्ट इनलार्ज करेगा और एपेक्स बीट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की बात की जा रही है कि आगे हाइपरटेंशन है, ब्लड वेजल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हुई हुई हैं, ठीक है, तो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ वापस आएगा। तो वो सारी कंडीशन जिसमें हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जमा होता जा रहा है, ठीक है, आगे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उसकी वजह से हार्ट इनलार्ज करेगा और हमारी एपेक्स स्पीड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा इम्पैल्पेबल, जब आपको एपेक्स स्पीड फील ही नहीं हो रही, पैल्पेट ही नहीं हो रही, आपने हाथ लगाने की कोशिश की आपको फील नहीं हो रही, तो उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? उसके ये कॉजेज़ हो सकते हैं ना कि जो है ना पेशेंट बहुत मोटा है, ठीक है, थिक चेस्ट वॉल है उसकी, जिसकी वजह से वो पैल्पेट नहीं हो रही, या ये हो सकता है कि पेशेंट को कोई लंग डिजीज़ है, लाइक उसको एम्फोसीमा है, ठीक है, एम्फोसीमा में एयर आ जाती है ना, लंग्स इतने ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं जिससे हार्ट बेचारा पीछे ही रह जाता है, उसकी एपेक्स ही नहीं फील होती, ठीक है। उसके अलावा पेरिकार्डियल एफ्यूजन, अगर एफ्यूजन हुई है, फ्लूइड आया हुआ है सारा चेस्ट वॉल के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली हार्ट एपेक्स बीट फील नहीं होगी। या ये होता है कि कुछ लोगों का हार्ट जो है वो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, मतलब कि राइट साइड पे होता है हार्ट, नॉर्मली लेफ्ट साइड होने की वजह राइट साइड पे होता है, उसकी वजह से एपेक्स बीट आपको नॉर्मल लोकेशन पे फील नहीं होगी। तो ये सारी कॉजेज़ हैं, ये आपको आने चाहिए एपेक्स बीट की शिफ्ट, और ये आपने रट्टा नहीं मारना, इसकी जो है ना मतलब आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वाई एपेक्स बीट जो है वो शिफ्ट क्यों हो रही है, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है कि नॉर्मल एपेक्स स्पीड आपको फेल होगी, लेकिन एक टैपिंग होती है, टैपिंग एपेक्स स्पीड जो होती है ना, ये माइट्रल स्टेनोसिस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। माइट्रल स्टेनोसिस में आपको टैपिंग एपेक्स स्पीड मिलती है। टैपिंग में ये होता है कि जब आपने फिंगर वहाँ पे प्लेस की ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो ऐसे लगता है जैसे टैप कर रहा है, नीचे से जो बीट आ रही है ना वो आपको आपकी उंगली को जो है ना टैप कर रही है, ठीक है। हीविंग में क्या होता है, हीविंग एपेक्स स्पीड में क्या होता है कि आपकी उंगली उंगली जो है ना वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी। टैपिंग में तो जस्ट आपको टैपिंग फील हो रही थी ना, हीविंग में क्या हो जाएगा कि वो एपेक्स बीट इतनी ज़्यादा हीविंग है कि वो उसने आपकी फिंगर डिस्प्लेस कर दिया है, दैट इज़ हीविंग एपेक्स बीट, ठीक है। हीविंग एपेक्स बीट जो होती है ये माइट्रल रीगर्गिटेशन में होती है, माइट्रल स्टेनोसिस में टैपिंग होती है, माइट्रल रीगर्गिटेशन की जो आपने कॉज याद रखनी है वो एओर्टिक रीगर्गिटेशन है, जिसमें हीविंग एपेक्स बीट होती है, ठीक है, यहाँ एओर्टिक स्टेनोसिस हाइपरटेंशन में। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी जो हमने एपेक्स बीट जो है उसके बारे में सब कुछ देखा कि वो कहाँ पे होती है, नॉर्मली हम उसको कैसे फील करते हैं, पैल्पेट करते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं अगर वो शिफ्ट हो जाए, और अगर आपको इम्पैल्पेबल हो तो उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, और कैरेक्टर क्या होता है उसका, टैपिंग और हीविंग आपको किसके अंदर मिलती है, ठीक है। फिर होता है लेफ़्ट पैरास्टर्नल हीव। लेफ़्ट पैरास्टर्नल हीव में ऑब्वियसली इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से हाथ रखोगे लेफ़्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है, तो ये आपको हीव जो है उसी तरह हीव आपको फील होगी कि आपका हाथ जो है ना वो आपको उठता हुआ डिस्प्लेस होता हुआ फील होगा। तो ये क्यों होगा, इसके बिल्कुल पैरास्टर्नल एरिया में कौन सी हार्ट का पोर्शन है, राइट हार्ट है ना, तो उसकी कोई भी इन्लार्जमेंट हो गई हो उसकी वजह से हीव होती है, ठीक है। फिर आता है आपका जो है अच्छा, ये इसके हीव के जो ना कॉजेज़ उन्होंने बताए हुए हैं, मेरे ख्याल से हीव के कॉजेज़ है, हीव के कॉजेज़ यहाँ पे बताए हुए हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इसका सिंपली ये है कि अगर आपको मतलब खुद सोचें कि पैरास्टर्नल हीव क्यों हो रही है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज कर चुका है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल क्या क्यों इनलार्ज करेगा, जब वो उसकी तरफ ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तभी इनलार्ज करेंगे ना। ब्लड उसकी तरफ कब ज़्यादा आएगा, जब उसने जो ब्लड भेजना था लंग्स की तरफ, ठीक है, वो वापस उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और वापस उसकी तरफ कब आएगा, जब उसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, लंग्स के अंदर वो उसकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है। माइट्रल स्टेनोसिस रीगर्गिटेशन में भी ऑब्वियसली वो सारा ब्लड पीछे की तरफ पहले लंग्स में आएगा फिर राइट हार्ट में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, दोनों में हार्ट के वापस राइट हार्ट में आएगा सारा ब्लड, तो वो सारे कॉजेज़ में राइट वेंट्रिकल इनलार्ज करेगा, उसकी वजह से आपको पैरास्टर्नल हीव मिलेगी, ठीक है। फिर आती है हमारी पैल्पेबल हार्ट साउंड्स, ठीक है। पैल्पेबल हार्ट साउंड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी होती है सबसे पहले S1,
S1 आपको पैल्पेबल कैसे फील होगी, मतलब एक तो होती है ना S1 आपको स्टेथ में फील होती है, होती है आपको पैल्पेट होना शुरू हो जाती है। लाउड S1, ठीक है, लाउड S1 की मैंने आपको एक शॉर्ट भी भेजी थी, उसमें बताया था लाउड S1, उसमें बहुत क्लियर S1 ऐसे लाउड आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड आती है। वो तो स्टेथ की बात की जा रही है, आपको पैल्पेट करते हुए बहुत ज़्यादा पैल्पेबल हार्ड साउंड होगी। तो लाउड S1 होती है उसमें कि आपको पैल्पेट भी होती है, ठीक है। और पैल्पेट किस में होती है, माइट्रल स्टेनोसिस में, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो ना कि S1 जो है वो किस वजह से आती है, S1 के टू कंपोनेंट्स होते हैं M1 T1। जब भी आपका माइट्रल वॉल्व क्लोज होगा और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा, तो ये दोनों जब इकट्ठे क्लोज होते हैं ना माइट्रल और ट्राइकस्पिड, तो उसकी वजह से आपकी S1 साउंड आती है। और S2 साउंड जो होती है उसके कंपोनेंट्स होते हैं A2 P2, ठीक है, कि आपका एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होता है इकट्ठा, तो उसकी वजह से जो साउंड आती है डेट इज़ S2, ठीक है। तो माइट्रल वॉल्व अगर स्टिनोज्ड होगा, तो ऑब्वियसली जब उसने ज़ोर से ऐसे बंद होना है, उसके सारे वॉल लीफलेट्स जो हैं वो फाइब्रोज कैल्सिफाई हुए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो एकदम से जब ऐसे ज़ोर से बंद होगा तो उसकी वजह से एक लाउड साउंड आएगी, ठीक है। तो दैट इज़ लाउड साउंड एट द फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ पैल्पेबल, ठीक है। पल्मनरी जो है वो कब होगी, P2 जो है वो कब पैल्पेबल होगी, ठीक है। P2 किसकी वजह से हो रही है, पल्मोनरी वॉल्व की क्लोयर की वजह से, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो इसका कंसेप्ट है ना, ये हम उसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल है ये चीज़ें, आपको कंसेप्ट इनके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो A2 है ये भी हम देखेंगे। उसमें थ्रिल जो होता है, मैंने आपको बताया लाउड मर्मर होता है जो आपको फील होता है। परकशन आप इसमें नहीं करते होते। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में आप ये होता है बेल होता है, एक डायफ्राम होता है, ठीक है। तो ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप की ये सारी चीज़ें होती है, डायफ्राम और बेल होता है। डायफ्राम जो होता है ये हाई पिच साउंड्स को लेने के लिए होता है, और बेल जो होता है ये लो पिच साउंड्स के लिए होता है। डायफ्राम को आप जो है फॉर्मली चेस्ट वॉल के साथ ज़ोर से रखते हो, और बेल को आप आहिस्ता से रखते हो, ठीक है, और लो पिच साउंड्स को सुनने के लिए करते हो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एरियाज़ ऑफ ऑस्कल्टेशन हमने कर लिए हैं, कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमने स्टेथ रखना होता है, ठीक हो गया। और इस तरह से तो इनकी जो है ना हम साउंड्स जो हैं ये सारी फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, इनको हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम सब सारे क्लियर करेंगे कि किस तरह से जो है ना ये साउंड्स आती हैं और मर्मर्स आते हैं। और अगर आपको कोई भी मसला है, किसी बात की समझ नहीं आई तो पूछ लें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेड साइड CVS।